हरि किशन मामले में बचाव पक्ष की दलील के संबंध में 23 नवंबर 1930 को जब पंजाब सरकार के गवर्नर अपना दीक्षांत भाषण देने के बाद लाहौर के विश्वविद्यालय हॉल से बाहर आ रहे थे, तब हरि किशन ने उन पर गोलीबारी की। एक आदमी की मौत हो गई और गवर्नर थोड़ा घायल हो गए थे। जांच के दौरान हरि किशन के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हरि किशन का गवर्नर को मारने का कोई इरादा नहीं था और वो केवल चेतावनी देना चाहता था। भगत सिंह बचाव पक्ष की इस दलील के खिलाफ थे। उन्होंने बाहर अपने एक मित्र को लिखा कि क्रांतिकारी मामलों का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। ये पत्र जून 1931 में प्रकाशित हुआ था। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इस संबंध में मेरा पिछला पत्र सही समय पर अपने संगत तक नहीं पहुँचा और इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका, या फिर ये कहें कि ये उस उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहा जिसके लिए ये लिखा गया था। इसलिए सामान्य रूप से राजनीतिक मामलों में बचाव के सवाल और विशेष रूप से क्रांतिकारी मामलों पर अपने विचार बताने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। उस पत्र में पहले से ही चर्चा किए गए कुछ बिंदुओं के अलावा ये एक अन्य उद्देश्य को भी पूरा करेगा। वो ये है कि एक दस्तावेजी प्रमाण होगा कि मैं घटना के बाद होशियार नहीं बन रहा हूँ। फिर भी मैंने उस पत्र में लिखा था कि ये दलील दी गई थी कि वकील को बचाव की पेशकश करने का जो सुझाव दिया गया था उसे नहीं अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ये आपके और मेरे विरोध के बावजूद किया गया। फिर भी हम अब इस मामले पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं और बचाव के संबंध में भविष्य की नीति के बारे में निश्चित योजना तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं सभी राजनीतिक आरोपियों का बचाव करने के पक्ष में कभी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक संघर्ष की सुंदरता को पूरी तरह से खराब कर दिया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि सौंदर्य शब्द का उपयोग अमूर्त अर्थ में नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ है वो मकसद जिसके लिए कार्य किया गया। जब मैं कहता हूँ कि सभी राजनीतिकों को हमेशा अपना बचाव करना चाहिए, तो मैं इसे कुछ प्रतिबंधों के साथ कहता हूँ। इसे केवल एक स्पष्टीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक आदमी कोई भी काम एक निश्चित फल के साथ करता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई का राजनीतिक महत्व कम नहीं होना चाहिए। अपराधी को स्वयं कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। आइए हम दृष्टांत की मदद से इसे विस्तार में बताते हैं। श्री हरि किशन राज्यपाल को गोली मारने गए। मैं केवल कार्रवाई के नैतिक पक्ष पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं केवल मामले के राजनीतिक पक्ष पर चर्चा करना चाहता हूँ। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से कुछ पुलिस अधिकारी कार्रवाई में मारे गए। अब बचाव पक्ष की दलील आती है, तो जब सौभाग्य से राज्यपाल बच गए थे तो इस मामले में एक बहुत ही सुंदर बयान हो सकता है, अर्थात जैसा कि वास्तविक तथ्यों का विवरण जो निचली अदालत में पेश किया गया था और इसने कानूनी उद्देश्य को भी पूरा किया होगा। वकील की बुद्धि और क्षमता उन उपनिरीक्षक की मृत्यु के कारण की उसकी व्याख्या पर निर्भर करती थी। उसने ये कहकर क्या हासिल किया कि वो राज्यपाल को नहीं मारना चाहता था और केवल उसे चेतावनी देना चाहता था, और इस तरह की बातें क्या
कोई समझदार आदमी एक पल के लिए भी इस तरह की दलील की संभावना की कल्पना कर सकता है? क्या इसका कोई कानूनी मूल्य था? बिल्कुल नहीं। ऐसे में न केवल विशेष कार्रवाई बल्कि सामान्य आंदोलन की सुंदरता को खराब करने का क्या फ़ायदा था? चेतावनी और व्यर्थ का विरोध हमेशा एक साथ नहीं चल सकते हैं। चेतावनी एक बार बहुत चेतावनी एक बार बहुत पहले दी जा चुकी है। क्रांतिकारी दल की ताकत के अनुसार अब तक क्रांतिकारी संघर्ष सही मायनों में शुरू हो चुका था। वायसराय की ट्रेन कार्रवाई न तो कोई परीक्षा थी और ना ही चेतावनी। इसी तरह श्री हरिकिशन की कार्रवाई स्वयं संघर्ष का हिस्सा थी, चेतावनी नहीं। कार्रवाई की असफलता के बाद आरोपी इसे विशुद्ध रूप से साहस की भावना में ले सकता है। उद्देश्य पूरा होने और राज्यपाल के भाग्यवश बचने से उसे आनंदित आनंदित होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन कार्रवाइयों का मानसिकता और माहौल बनाने के साथ साथ अपना एक राजनीतिक महत्व होता है, जो अंतिम संघर्ष के लिए बहुत आवश्यक होगा। बस इतना ही। व्यक्तिगत कार्य लोगों ने व्यक्तिगत कार्य लोगों के नैतिक समर्थन को जीतना है। हम कभी-कभी उन्हें काम के जरिए प्रचार के रूप में नामित करते हैं। अब उप, अब उपरोक्त विचार के अधीन लोगों को बचाया जाना चाहिए। आखिरकार ये सामान्य सिद्धांत के ही सभी प्रतियोगी दल हमेशा अधिक हासिल करने और कम खोने की कोशिश करते हैं। कोई भी कभी भी ऐसी नीति नहीं अपना सकता है जिसमें उसे अपेक्षित लाभ की तुलना में अधिक त्याग करना पड़े। श्री हरिकिशन के अनमोल जीवन को मेरे अलावा कोई भी बचाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ जो उसके जीवन को अनमोल बनाती है, उसे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर जान बचाना हमारी नीति नहीं है। ये आराम पसंद राजनेताओं की नीति हो सकती है, लेकिन ये हमारी नहीं है। हमारी बहुत सी बचाव नीति आरोपी की मानसिकता पर निर्भर करती है, लेकिन अगर आरोपी स्वयं डरपोक ना हो बल्कि हमेशा की तरह उत्साहित करता है, तो उसका काम जिसके लिए उसने अपने जीवन को जोखिम में डाला है, उस पर पहले विचार करना चाहिए। उसके व्यक्तित्व प्रश्न पर बाद में। फिर भी किसी तरह का भ्रम हो सकता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां कार्रवाई का ज़बरदस्त स्थानीय मूल्य होने के बावजूद भी उसका सामान्य रूप से कोई महत्व ना हो। वहां आरोपी को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते समय भावुक नहीं होना चाहिए। निर्मल कांत राय का प्रसिद्ध मामला इसका सबसे सही चित्रण होगा। लेकिन ऐसे मामलों में जहां इनका कोई राजनीतिक महत्व हो, व्यक्तिगत पहलू को राजनीति से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आपको उसके यदि आप उसके मामले के बारे में मेरी स्पष्ट राय जानना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये पेशेवर गरूर की वेदी कानूनी पर एक ऐतिहासिक महत्व की घटना की राजनीतिक हत्या से कम नहीं है। यहाँ मैं एक बात और बता सकता हूँ कि मामले का गला घोटने के लिए जिम्मेदार लोग अपनी गलती का
एहसास होने पर और घटना के बाद सब कुछ समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और इसलिए हमारे युवा कामरेड की इस अद्भुत चरित्र की सुंदरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना है कि श्री हरिकिशन को साहसपूर्वक इसका सामना करना पड़ेगा। ये सबसे शर्मनाक झूठ है। वो सबसे साहसी व्यक्ति है जिसमें जिससे मैं मिला हूँ। लोगों अ, लोगों को हम पर दया करनी चाहिए। अपेक्षित और अपमानित किए जाने की तुलना में अनदेखी करना बेहतर है। लेकिन हमें अच्छी नज़र से देखा जाए। वकीलों को इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए कि वह जीवन और यहाँ तक कि युवा लोगों की मृत्यु का भी शोषण करें, जो खुद को बलिदान करने के लिए आते हैं ताकि पीड़ित मानवता को मुक्ति मिल सके। मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। राजद्रोह के मामलों में मैं आपको वो सीमा बता सकता हूँ जहाँ तक हमें बचाव के लिए जाना चाहिए। पिछले साल जब एक कामरेड पर समाजवादी भाषण देने के लिए मुकदमा चलाया गया और जब उसने उस आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया तो हम बस केवल चकित रह गए थे। ऐसे मामलों में हमें स्वतंत्र होकर बोलने के अधिकार की मांग करनी चाहिए, लेकिन जहां ऐसी बातों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसने ये कहा नहीं हो और आंदोलन के हितों के विपरीत है, आप अवश्य इनकार करें। हालांकि वर्तमान आंदोलन में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को खुद का बचाव किए बिना जेल जाने की अनुमति दी है। मेरी राय में ये एक गलती है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप इस पत्र को मेरे पिछले पत्र के साथ पढ़ते हैं और आप राजनीतिक मामलों में बचाव पक्ष के बारे में मेरे विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। श्री हरिकिशन के मामले में मेरी राय में उनकी अपील को बिना देरी किए उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे दोनों पत्र इस विषय पर मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सब कुछ इंगित करते हैं। आखिरी याचिका, ये शायद आखिरी चैप्टर है, नहीं और एक है। सेवा में राज्यपाल पंजाब श्रीमान, उचित सम्मान के साथ हम आपका ध्यान निम्नलिखित विषय पर आकृष्ट करना चाहते हैं। हमें 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश के तहत गठित ब्रिटिश न्यायालय एलसीसी ट्रिब्यूनल की सिफारिश पर भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रमुख महामहिम वायसराय द्वारा हमें मौत की सज़ा सुनाई गई थी और हमारे खिलाफ मुख्य आरोप इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। न्यायालय ने उपयुक्त 2 बातों को पूर्व में सही पाया है। पहली ये कि ब्रिटिश राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के बीच युद्ध की स्थिति है और दूसरी ये कि हमने वास्तव में उस युद्ध में भाग लिया था और इसलिए हम युद्धबंदी थे। दूसरी पूर्व कल्पना थोड़ी चापलूसी भरी लगती है, लेकिन चूंकि ये बहुत लुभावनी है इसलिए इससे राजी होने की इच्छा हुई। पहली के संबंध में हम कुछ विस्तार में जाने के लिए विवश हैं। जाहिर है कि ऐसा कोई युद्ध नहीं है जैसा कि वह वाक्यांश इंगित करता है। फिर भी कृपया हमें इसकी पूर्व मान्यता की बौद्धता को इसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की अनुमति दें।
लेकिन सही ढंग से समझने के लिए हमें इसे और समझना होगा। आइए मान लेते हैं कि युद्ध की स्थिति है और तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि भारतीय मेहनत कश जनता और प्राकृतिक संसाधनों का मुट्ठी भर परजीवियों द्वारा शोषण किया जाता रहेगा। वह विशुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीवादी या मिश्रित ब्रिटिश और भारतीय या विशुद्ध रूप से भारतीय हो सकते हैं। वे मिश्रित मिश्रित या यहाँ तक कि विशुद्ध रूप से भारतीय नौकरशाही तंत्र के माध्यम से प्रपंच प्रपंच भरा शोषण कर रहे हैं। इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आपकी सरकार भारतीय समाज के ऊपरी तबके के नेताओं को भारी रियायत और समझौते के माध्यम से जीतने की कोशिश करती है और इस तरह से हमारी ताकतों के मुख्य ढांचे में एक अस्थायी आचार भ्रष्टीकरण का कारण बनती है। कोई बात नहीं, अगर एक बार फिर से भारतीय आंदोलन का अग्रदल क्रांतिकारी दल खुद को युद्ध की स्थिति में अकेला पाता है, कोई बात नहीं अगर वे नेता जिनके हम व्यक्तिगत रूप से हमसे सहानुभूति रखने और हमारे लिए व्यक्त की गई भावनाओं के लिए बहुत आभारी हैं, लेकिन फिर भी हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वे इतने निर्दयी हो गए थे कि हमारी अनदेखी करने लगे और यहाँ तक कि वे शांति वार्ता में भी बेधर, मित्रहीन और दरिद्र महिला श्रमिकों का उल्लेख नहीं किया, जो कथित तौर पर अग्रदल से संबंधित है और जिन्हें नेता अपने कट्टरपंथी अहिंसक पंथ के दुश्मन मानते हैं, जो पहले ही अतीत की बात बन गई है। जिन नायिकाओं ने अपने साथ साथ अपने पति, भाइयों और उन सभी का बलिदान दिया जो उनके सबसे करीबी और प्रिय थे, जिन्हें आपकी सरकार ने अपराधी घोषित किया है। कोई बात नहीं अगर आपको एजेंट इतना नीचे गिर गए हैं कि उनके और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके बेदाग चरित्रों पर निराधार दोष गढ़ रहे हैं। युद्ध जारी रहेगा। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार ग्रहण कर सकता है। ये कभी खुलकर सामने आ सकता है, कभी छुपा हो सकता है, कभी विशुद्ध रूप से आंदोलन से परिपूर्ण और कभी ये उग्र जीवन और मृत्यु का संघर्ष बन सकता है। घटनाक्रम का विकल्प खूनी हो या तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण, ये कौन सा रूप अपनाए, ये आप पर निर्भर करता है। आपको जो भी पसंद है उसे चुन लें, लेकिन उस युद्ध को लगातार तुच्छ, गैर कानूनी और निरर्थक नैतिक विचारधाराओं को ध्यान में रखे बिना लड़ा जाएगा। इस युद्ध को हमेशा एक नए जोश, अधिक हठधर्मिता और पूरी दृढ़ता के साथ तब तक लड़ा जाएगा जब तक एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती और जब तक वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण एक नई व्यवस्था द्वारा बदली नहीं जाती, जो कि सामाजिक समृद्धि पर आधारित होगी।
इस प्रकार से हर प्रकार के शोषण का अंत हो जाएगा तथा एक विशुद्ध एवं स्वा स्वाथी नहीं स्थायी शांति के चरण में मानवता का उदय होगा। जल्द ही अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और अंतिम समझौता भी किया जाएगा। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण के दिन गिने चुने हैं। युद्ध ना तो हमारे साथ शुरू हुआ और ना ही ये हमारे जीवन के साथ समाप्त होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाओं और मौजूदा वातावरण का अपरिहार्य निर्माण है। हमारी विनम्र कुर्बानियाँ उस श्रृंखला की एक कड़ी होंगी जो श्री दास के अनूठे बलिदान और कामरेड भगवती चरण के सर्वाधिक दुखद लेकिन महान बलिदान और हमारे प्रिय योद्धा आज़ाद की शानदार मौत से सुशोभित है। हमारे भाग्य के सवाल के रूप में कृपया हमें ये कहने की अनुमति दें कि जब आपने हमें मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया है तो आप इसे अवश्य करेंगे। आपके हाथ में अधिकार है और अधिकार इस दुनिया में सबसे बड़ा औचित्य है। हम जानते हैं कि वो कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस आपके आदर्श मार्गदर्शक वाक्य के रूप में कार्य करती है। हमारा पूरा का पूरा मामला उसी का एक प्रमाण था। हम ये बताना चाहते थे कि आपके न्यायालय के फैसले के अनुसार हमने युद्ध छेड़ा था और इसलिए हम युद्धबंदी थे और हम उनके जैसा ही व्यवहार चाहते हैं, यानी कि हमें फांसी पर लटकाने की बजाय गोली मारकर मारा जाए। ये साबित करना आपके ऊपर है कि क्या आप वास्तव में वही मानते हैं जो आपकी अदालत ने कहा है। हम अनुरोध करते हैं और आशा करते हैं कि आप सैन्य विभाग को हमारी फांसी के लिए अपनी टुकड़ी भेजने का आदेश देंगे। आपका भगत सिंह। टुकड़ी क्या होता है? आखिरी चैप्टर, ड्रीमलैंड से परिचय। लाला रामशासन दास को 1915 में पहले लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम सेंट्रल जेल में रहते हुए उन्होंने द ड्रीम लैंड नामक कविता की एक किताब लिखी। 20 के दशक के मध्य में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव से संपर्क किया तथा AHSRA में सक्रिय हो गए। दूसरे LCC के संबंध में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया था। इस बार वो कांप गए और उन्होंने राजा की क्षमा को स्वीकार कर लिया। जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपने बयान से मुकर गए। उन पर झूठी गवाही का आरोप लगाया गया और 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में अपील करने पर घटाकर 6 महीने कर दिया गया था। ये इस आरोप के दौरान था कि उन्होंने परिचय लिखने के लिए भगत सिंह को अपनी पांडुलिपि भेजी थी। इस लेख में भगत सिंह ने रामशरण दास के कार्यों के पीछे की भावना की सराहना करते हुए क्रांति की समस्याओं के प्रति उनके काल्पनिक दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने भगवान, धर्म, हिंसा और अहिंसा, आध्यात्मिकता, साहित्य, कविता आदि जैसे विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं।
मेरे कुलीन मित्र लाला रामशरण दास ने मुझे अपनी काव्य कृति द ड्रीमलैंड के लिए एक परिचय लिखने को कहा है। मैं ना तो कवि हूँ और ना ही साहित्यकार, ना ही मैं पत्रकार हूँ और ना ही आलोचक। इसलिए कल्पना की दुनिया में न जाते हुए क्या मैं इस मांग के साथ न्याय कर पाऊंगा? लेकिन जिन परिस्थितियों में मैं हूँ, इसमें मुझे लेखक के साथ इस सवाल पर चर्चा करने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा और इस तरह मेरे पास अपने दोस्त की इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूँकि मैं कवि नहीं हूँ, इसलिए मैं उस दृष्टिकोण से इसकी चर्चा नहीं करूँगा। मुझे छंदों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि छंद संबंधी मानक पर आँके जाने पर ये सही साबित होगा भी या नहीं। साहित्यकार ना होने के नाते मैं इस पर राष्ट्रीय साहित्य में इसके सही स्थान पर रखने के दृष्टिकोण के सभी चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते केवल उसी दृष्टिकोण से इसकी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी एक कारक मेरे काम को व्यावहारिक रूप से असंभव या कम से कम बहुत मुश्किल बना रहा है। नियमानुसार परिचय हमेशा ऐसे एक आदमी द्वारा लिखा जाता है जो विषय पर लेखक के साथ एकदम एकमत हो, लेकिन यहाँ मामला अलग है। मैं सभी मामलों पर अपने दोस्त के साथ सहमत नहीं हूँ। वो इस तथ्य से अवगत था कि मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उससे अलग सोच हूँ रखता था। इसलिए हो सकता है कि मेरा लिखना किसी भी तरह उचित ना हो। ये सबसे अधिक मात्रा में आलोचना हो सकती है और इसकी जगह पुस्तक की शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में होगी। राजनीतिक क्षेत्र में द ड्रीमलैंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मौजूदा परिस्थितियों में ये आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर को भर रहा है। अगर एक तथ्य के रूप में देखा जाए तो हमारे देश के सभी राजनीतिक आंदोलन जिन्होंने हमारे आधुनिक इतिहास में किसी भी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सब में उस आदर्श की कमी थी जिसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन कोई उपवाद नहीं है। अपने सभी प्रयासों के बावजूद मुझे कोई भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं मिली जिससे स्पष्ट हो कि वे किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। गदर पार्टी के उपवाद के साथ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से प्रेरित थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मौजूदा सरकार को रिपब्लिकन सरकार द्वारा बदलना चाहते थे। अन्य सभी पार्टियों में ऐसे पुरुष शामिल थे जिनके पास एक विचार था, अर्थात विदेशी शासकों के खिलाफ लड़ना। ये विचार काफ़ी प्रशंस प्रशंस प्रशंसनीय है, लेकिन इसे क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता है। हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्रांति का मतलब केवल उथल-पुथल या एक प्रकार का संघर्ष नहीं है। क्रांति विशेष रूप से मौजूदा स्थिति यानी कि शासन के पूर्ण विनाश के बाद नए और बेहतर रूप से अनुकूलित आधार पर समाज के व्यवस्थित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का अर्थ है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी वर्तमान सरकार के तरह कुछ सुधार चाहते थे, जबकि चरमपंथियों ने थोड़ा और मांग की और वे उस उद्देश्य के लिए उग्र सुधारवादी तरीकों को प्रयोग करने के लिए तैयार थे। क्रांतिकारियों के बीच वे हमेशा एक विचार को लेकर उग्र तरीकों के प्रयोग के पक्ष में रहते आए थे। विदेशी प्रभुत्व को उखाड़ फेंकना उखाड़ फेंकना
इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन साधनों के माध्यम से कुछ सुधार प्राप्त कर लेने के पक्ष में थे। इन सभी आंदोलनों को सही मायने में क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन एल रामशरण दास पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें 1908 में एक बंगाली भगोड़े द्वारा पंजाब में औपचारिक रूप से भर्ती किया गया था। तब से वे क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में थे और आखिरकार वे गदर पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अपने पुराने विचारों से जुड़े रहे, जिनको लोग समझते थे कि वे उनके आंदोलन का आदर्श थे। एक और रुचिपूर्ण तथ्य भी है जो इसकी सुंदरता एवं मूल्य को बढ़ाता है। लाला रामशरण दास को 1915 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी और बाद में ये सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। आज मुख्य कैदी के रूप में सेल में बैठकर मैं पाठकों को आधिकारिक रूप से बता सकता हूँ कि आजीवन कारावास तुलनात्मक रूप से मृत्यु की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। लाला रामशरण दास को वास्तव में 14 साल की कैद से गुजरना पड़ा। किसी दक्षिण भारतीय जेल में रहते हुए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेखक की तत्कालीन मन स्थिति और मानसिक संघर्ष ने कविता पर अपनी छाप छोड़ी है तथा इसे और अधिक सुंदर और दिलचस्प बना दिया है। लिखने का फैसला करने से पहले उन्होंने अपने निराशाजनक मन स्थिति के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन दिनों में जब उनके कई साथियों को छोड़ दिया गया, प्रलोभन सभी के लिए उनके लिए बहुत अधिक था। ऐसे में पत्नी और बच्चों की मीठी वो दर्दनाक यादें आग में घी का काम कर रही थी। इसलिए हमने शुरुआती वक्तव्य में अचानक उनका गुस्सा पाया। पत्नी बच्चे दोस्त जो मुझे घेरे हुए थे चारों तरफ जहरीले सांप के समान थे। वो शुरुआत में दर्शन पर चर्चा करते हैं। ये दर्शन बंगाल के साथ साथ पंजाब के सभी क्रांतिकारी आंदोलन की रीढ़ है। मैं इस बिंदु पर उनसे बिल्कुल अलग हूँ। ब्रह्मांड की उनकी व्याख्या उद्देश्यवादी और तात्विक है, जबकि मैं भौतिकवादी हूँ और इस विराजधारा पर मेरे विचार सामान्य होंगे। फिर भी ये किसी भी तरह से अजीब और दुनिया से बाहर नहीं है। हमारे देश में जो सामान्य आदर्श प्रचलित हैं वे उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार हैं। उस निराशाजनक मनोदशा से लड़ने के लिए उन्होंने प्रार्थनाओं का सहारा लिया, क्योंकि ये इस बात से स्पष्ट होता है कि पुस्तक की पूरी प्रस्तावना ईश्वर, उनकी प्रशंसा, उनकी परिभाषा को समर्पित है। ईश्वर में विश्वास रहस्यवाद का परिणाम है, जो अवसाद का एक स्वाभाविक परिणाम है। ये कहना कि ये दुनिया माया या मिथ्या है, जो एक सपना या कल्पना है, स्पष्ट रहस्यवाद है, जो शंकराचार्य और अन्य पुराने युगों के हिंदू संतों द्वारा उत्पन्न और विकसित किया गया है। लेकिन भौतिकवादी दर्शन में इस विधा की सोच को बिल्कुल कोई स्थान नहीं मिला है। मगर लेखक का ये रहस्यवाद किसी भी प्रकार से निम्न या निंदनीय नहीं है।
इसमें भी उनके प्रति अपना ही एक विचार है कि वे भी उत्पादक श्रम कर रहे हैं। एकमात्र अंतर जिसकी समाजवादी समाज उम्मीद करता है वो ये है कि मानसिक श्रमिकों को अब हाथ से काम करने वाले श्रमिकों से बेहतर नहीं माना जाएगा। मुफ्त शिक्षा के बारे में लाला रामशरण दास के विचार वास्तव में विचार करने योग्य हैं और समाजवादी सरकार ने रूस में कुछ हद तक यही तरीका अपनाया है। अपराध के बारे में उनकी चर्चा वास्तव में विचार का सबसे उन्नत स्वरूप है। अपराध सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है जिसका इलाज बहुत ही सूझबूझ से करने की आवश्यकता है। वो अपने जीवन के कई साल जेल में रहे हैं, उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ है। एक स्थान पर वो सामान्य जेल की शब्दावली हल्का श्रम, मध्यम श्रम और कठिन श्रम आदि का इस्तेमाल करते हैं। अन्य सभी समाजवादियों की तरह वो सुझाव देते हैं कि प्रतिशोध के बजाय सुधारवादी सिद्धांत को सजा का आधार बनाया जाना चाहिए, दंड देना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की पुनः प्राप्ति न्याय प्रशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। जेलों को सुधारवादी होना चाहिए, ना कि असली नरक। इस संबंध में पाठकों को रूसी जेल प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए। मिलिशिया पर बात करते हुए वो युद्ध पर भी चर्चा करते हैं। एक संस्थान के रूप में मेरी राय में युद्ध केवल विश्वकोश में कुछ पृष्ठों को भरेगा और युद्ध सामग्री युद्ध का कारण बनने वाले किसी भी परस्पर विरोधी या विविध हितों को मात्र सजाने के काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इस माध्यमिक अवधि के लिए युद्ध को एक संस्था के रूप में बनाए रखना होगा। यदि हम वर्तमान रूस का उदाहरण लेते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान में वहाँ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है। वे एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस बीच उन्हें पूंजीवादी समाज से अपनी रक्षा के लिए एक सेना को बनाए रखना होगा, लेकिन युद्ध के उद्देश्य अलग होंगे। साम्राज्यवादी डिज़ाइन हमारे सपनों की दुनिया के लोगों को युद्ध छोड़ने के लिए अधिक प्रेरित नहीं करेंगे। अब और युद्ध नहीं होंगे। क्रांतिकारी सेनाएं शासकों को हिंसासन से गिराने और उनके द्वारा खून चूसने वाले शोषण को रोकने के लिए अन्य जगह चली जाएंगी तथा इस तरह मेहनतकश जनता को आज़ाद कराएंगी। लेकिन हमारे लोगों में लड़ाई में जाने के लिए आदिम राष्ट्रीय या नस्लीय घृणा नहीं होगी। विश्व संघ सभी स्वतंत्र सोच वाले लोगों की सबसे लोकप्रिय और तत्काल ध्येयपरक वस्तु है तथा लेखक ने इस विषय पर अच्छी तरह से चर्चा की है और तथाकथित राष्ट्र संघ के बारे में उनकी आलोचना बेहद सुंदर है। छंद 572 के तहत एक फुटनोट में लेखक बहुत संक्षिप्त में तरीकों के प्रश्न को उठाते हैं। वो कहते हैं इस तरह का शासन शारीरिक हिंसक क्रांतियों द्वारा नहीं लाया जा सकता है। इसे समाज पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। इसे भीतर से विकसित करना होगा। ये विकास की क्रमिक
प्रक्रिया के साथ लाया जा सकता है जो उपरोक्त उल्लिखित पंक्तियों पर जनता को शिक्षित करेगा आदि। इस कथन में स्वयं कोई विसंगति नहीं है। ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, जिस कारण ये कुछ गलतफहमी या भ्रम पैदा करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि लाला रामशरण दास ने ताकत के पंथ की निरर्थकता का एहसास किया है? क्या वो अहिंसा में एक रूढ़िवादी आस्तिक बन गए हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मुझे समझाने दें कि ऊपर दिए गए कथन का सही अर्थ क्या है। क्रांतिकारी किसी और की तुलना में बेहतर जानते हैं कि समाजवादी मुझे समझाने दें कि ऊपर दिए गए कथन का सही अर्थ क्या है। क्रांतिकारी किसी और की तुलना में बेहतर जानते हैं कि समाजवादी समाज को हिंसक तरीकों से नहीं लाया जा सकता है, बल्कि ये विकसित होना चाहिए और भीतर से विकसित होना चाहिए। लेखक शिक्षा को रोजगार के लिए एकमात्र हथियार के रूप में सुझाता है, लेकिन हर कोई आसानी से महसूस कर सकता है कि वर्तमान सरकार या कहें तो सभी पूंजीवादी सरकारें ऐसे किसी भी प्रयास में मदद नहीं करने वाली है, बल्कि इसके विपरीत इसे निर्दयतापूर्वक दबाएंगी। फिर उसका विकास क्या हासिल करेगा? हम क्रांतिकारी अपने हाथों में सत्ता लाने के लिए बेकरार हैं और एक क्रांतिकारी सरकार को संगठित करने के लिए प्रयासरत हैं, जो अपने सभी संसाधनों को व्यापक शिक्षा के लिए नियोजित करना चाहते हैं, जैसा कि आज रूस में किया जा रहा है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके को रचनात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाधाओं को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि लेखक का यही अर्थ है, तो हम एकदम एकमत हैं और मुझे विश्वास है कि यही उनका मतलब है। मैंने पुस्तक की विस्तार में चर्चा की है। मैंने तो इसकी आलोचना तक कर दी है, लेकिन मैं इससे कोई फेरबदल नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक मूल्य है। ये 1914-15 के क्रांतिकारियों के विचार थे। मैं विशेष रूप से युवाओं को इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह देता हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ, कृपया इसे आँख मूंद कर अनुसरण करने के लिए ना पढ़ें और इसमें जो लिखा गया है उसे स्वीकार ना करें। इसे पढ़ें, इसकी आलोचना करें, इस पर सोचें, इसकी मदद से अपने विचारों को बनाने की कोशिश करें। अनुवाद ज्योति थपलियाल उनियाल। सन 1999 में पहली बार प्रभात प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति की पुस्तक का अनुवाद किया। पत्रकारी क्षेत्र में, अब ये तो पढ़ने लायक ही नहीं है। लेखक के बारे में बताया गया था। हो, तो यही था अपना भगत सिंह का वाई आई एम एन एथिस्ट। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेकिन नास्तिकता के बारे में बहुत ही कम बताया गया है। यहाँ पर इनके ज़्यादा से बहुत सारे पत्र थे, और जो उन्होंने जेल में रहकर लिखे थे अपने पिता को, अपने मित्रों को, अपने जितने भी पत्र लिखे थे जेल में रहते हुए, वो सब थे। और वो नास्तिक क्यों हैं
उसके बारे में थोड़ा बहुत शुरू में ही बताया गया था, तो अच्छा लगा काफ़ी पढ़ के। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ये, मुझे थोड़ा सा बोर लगा, मतलब क्योंकि मैं अब तक जितने भी मैंने किताबें पढ़ी है वो सेल्फ हेल्प वाली किताबें थी। ये पहला किताब ऐसा था जो थोड़ा सा किसी किसी क्रांतिकारी किसी व्यक्ति के ऊपर था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट अच्छा तो है बहुत। मैं भी अभी 21 का होने वाला हूँ, और ये 22 या 23 ईयर में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने ही कुछ साल में 22-23 साल में ही इनका विचारधारा ऐसा था। तो सोचो, हम तो कुछ भी नहीं है इनके हिसाब से, इनके कंपैरिजन में हम तो तुच्छ लोग हैं भाई। ठीक है भाई, ख़त्म बुक पूरा ख़त्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक के साथ, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है। 12 रूल्स फॉर लाइफ, वो वाला बुक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।